Hello friends, once again on the right path. अपने को अपना सिलेबस शुरू करना है। मैंने आपको व्हाट इज 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस और पॉसिबल पेपर पैटर्न पहले लेक्चर में दिया। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय सेकंड लेक्चर भाई साहब, और मैं अपना असली सिलेबस आज शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर्स 10 है, आपने देखे। मैं एक ऐसा चैप्टर आपके सामने शुरू करूंगा जो हम आराम से ऐसे वर्चुअली भी सीख सके, समझ सके, और 101% यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी और डाउट्स। मेरी एक आध दो शर्त जरा ध्यान रखना। अपने माहौल को, आप लेक्चर में बैठे हो, मेहरबानी करके ऐसे माहौल में रखना। देखो, अपन घर के माहौल में है तो जरा अपने को थोड़ा फ्रीडम अच्छा लगता है, बट प्लीज नाउ यू आर इन द लेक्चर। पेरेंट्स का भी सहयोग लेना कि ना डिस्टर्ब होवे ना डिस्टर्ब करे। So let us begin with the condition that you are 100% with me for this lecture number 2. चलिए, चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा बहुत लिखते भी रहना बच्चा, नोट लेके ही बैठना चाहिए जरा प्लीज। थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, और जहां जरूरत लगी मैं भी कुछ डिक्टेशन दूंगा, तभी तेरे को लिख भी लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर 12th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाम तो शायद हमने 11th में एक आध दो बार सुना है। वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आता था ना, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड, इफ यू रिमेंबर। तो वही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मुझे आराम से पढ़ाना है, आपको याद 11th का हो न हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबूजी, टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड आज की दुनिया में एक बात तो आप मानेंगे कि ज्यादातर जो बिजनेस चलता है दैट इज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार। ज्यादातर बिजनेस, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, मतलब गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो अपने को भी इसी के ऊपर बातें करना है, और अपना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है उसका इंट्रोडक्शन मुझे कराना है। मान लो मिस्टर ए गुड्स बेच रहा है एक उसके कस्टमर मिस्टर बी को से अमाउंटिंग टू ₹10,000 फॉर 3 months on credit dated 1st January 2020। जरा देख लो मैंने क्या लिखा है। मिस्टर ए sold goods to Mr. B. In other words, B purchased goods from A on credit. Credit period 3 months and the date of transaction please see 1st of January 2020। अपने को ये जर्नल एंट्री
का चर्चा नहीं करना है प्लीज, खाली स्टोरी सुनिएगा। तो ए ने बी को उधार में गुड्स बेचा, 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स। पैसा 3 महीने के बाद। ठीक है, यही से मुझे अपना टॉपिक पर जाना है। भाई साहब, 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, तो मिस्टर ए के पास कुछ तो अपनी सेफ्टी के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई प्रूफ उसके हाथ में होना चाहिए कि मुझे मिस्टर बी तेरे से पैसा वसूलना है। मिस्टर ए मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट, सम लीगल डॉक्यूमेंट as a proof that he has to recover money, rupees 10,000 from Mr. B after 3 months. होना ही चाहिए बाबूजी। एक बात जीवन में भी आप समझ लेना, ये कलयुग में किसी का भरोसा करने लायक कोई नहीं है बाबूजी। लिखा पढ़ी होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह सामने वाले का लेना चाहिए। तो बस मिस्टर ए क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। आपके कागज फुलस्केप के ऊपर भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो, स्टैंप वगैरह लगाना पड़ता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, कोर्ट कचहरी के काम आना है। जो भी रुपया है 10,000 वगैरह लिख लीजिए भैया। और मिस्टर ए अपना नाम लिखेगा, नेम ऑफ बिजनेस। मतलब मिस्टर ए खुद का नाम लिखना मैं नहीं बोलता हूं, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। तो राइट द नेम ऑफ बिजनेस, यानी कि सेलर जो है उसका बिजनेस का नाम, एड्रेस लिखना है। यहां वो बायर मिस्टर बी का बिजनेस का नाम, अता पता लिखेगा। अभी मिस्टर ए, फॉर एग्जांपल मैं हूं हितेश मेहता, मेरा नाम हितेश मेहता है, लेकिन मेरा बिजनेस का नाम HM क्लासेस है। तो बच्चा मैंने हितेश मेहता नहीं लिखना है, HM क्लासेस लिखना है। इसलिए मैंने वहां लिखा है सेलर्स बिजनेस नेम एंड एड्रेस। नीचे लिखा है बायर्स बिजनेस नेम एंड एड्रेस। और वो लिखा जाएगा कि भैया 3 महीने के बाद वगैरह वगैरह आप हमको पैसा देंगे, 10,000 रुपया वगैरह वगैरह, जो भी है वो 10,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि आपको हमने गुड्स बेचा है तो आपको ये पैसा देना है। पहले सिग्नेचर मिस्टर ए करेगा और बी को बोला जाएगा भैया तुझे ये मंजूर है, इसलिए तू ऐसे एक्सेप्टेड लिख और तू भी साइन कर, प्लीज सी। पहले मिस्टर ए ने साइन किया और मिस्टर बी को बोला जाएगा बच्चा जरा ध्यान देना, ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, मतलब ए इज द सेलर, बी इज द बायर। ध्यान रख, ए इज क्रेडिटर क्योंकि उसको पैसा लेना है, बी इज डेटर, वो कर्जे में है बच्चा। तो सेलर यानी क्रेडिटर ड्रॉज द बिल ऑन अ डेटर। ये बिल बनाना, इसको बोला जाता है प्रिपेयर यानी ड्रॉ। ऐसा चित्र बनाया, देखना लिखा ना, स्टैम्प चिटकाने का, सिग्नेचर करने का, ऑफ कोर्स डेट भी डालने का कि आज कौन सी तारीख है, और मिस्टर बी को भी बोलने का कि भाई तूने साइन किया तो तू जो तारीख को साइन करता है वो भी तेरा डेट डाल। हो सकता है आज का ही डेट है तो तू साइन करेगा और डेट डाल। तो अपना
डिस्कशन चालू है। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। भरोसा नहीं रख सकते भाई, तो अपन ने ऐसा एक बिल बनाया, यानी प्रिपेयर किया, ड्रॉ किया अपन ने, यानी सेलर ने खुद का बिजनेस का नाम लिखेगा, बी का बिजनेस का भी नाम लिखेगा। हो सकता है उसका नाम बिजनेस का कभी कभी खुद का ही हो बी, तो जो भी है बिजनेस का नाम, पर्सनल हो जो भी है, लिखिए, थोड़ा डिटेल रखिए, 3 महीना ये वो वगैरह। सोल्ड गुड्स यू हैव टू पे 10,000, पहले खुद साइन करेगा, बी को बोलेगा तेरे को मंजूर है, एक्सेप्टेड, और तू साइन कर। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है, जरा देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है, जरा देखिए, ये है लीगल डॉक्यूमेंट एंड दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मुद्दे पर मैं आ गया। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो अपने चैप्टर का नाम है बाबूजी। हीरो की एंट्री हो गई भैया, चैप्टर का नाम था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी वन लीगल डॉक्यूमेंट। ये रहा लीगल डॉक्यूमेंट तेरे सामने, देख। ए हैज ड्रॉन यानी प्रिपेयर्ड, एंड बी हैज एक्सेप्टेड यानी उसने साइन किया है। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बाबूजी थोड़ी इसकी जानकारी, ए ने ये बिल बनाया है, बी को बोला तू साइन कर, तो ए को पैसा लेना है। therefore this bills of exchange, this डॉक्यूमेंट ए की है, मिस्टर ए के लिए बोला जाएगा बिल रिसीवेबल। मैं पूरा लिखता हूं तेरे लिए। ए के लिए, ए के बुक में इसको बोला जाएगा बिल रिसीवेबल, मतलब अपने को पैसा लेना है, बी आर शॉर्ट में। और बी ने इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर पैसा चुकाना है जनाब, तो उसके लिए बोला जाएगा बिल पेएबल। शॉर्ट में सुन, बिल्स पेएबल ऐसा अपन लिखते हैं। ए के लिए पैसा लेना है, तो उसके लिए दिस डॉक्यूमेंट considered as bills receivable, and B has to pay on the same document, and therefore the same document for him, Mr. B, it is bills payable. बाबूजी ए के लिए उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये एसेट है, बी के लिए उसकी ये लायबिलिटी है। प्लीज अंडरस्टैंड, बिल इज वन, बिल इज सेम, but from A's point of view it is receivable, and B's point of view it is payable. आगे चलता हूं भाई साहब, ये बिल ए अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा मिस्टर ए, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी है। मैं अभी कुछ और टर्म्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ और टर्म्स आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो मैंने बात शुरू किया उसी के ऊपर कुछ डेफिनेशन आपको देना है। एक, अपन ड्रोवर किसको बोलेंगे, तो जरा सुनना। ड्रोवर बाबूजी अपने ये किस्से में मिस्टर ए इज द ड्रोवर। ड्रोवर यानी बिल जो प्रिपेयर करता है, जो बनाता है, द पर्सन हु प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट यानी कि बिल इज कॉल्ड ड्रोवर। ही इज क्रेडिटर, he is creditor, he has to receive money। तो ड्रोवर किसको बोलता है, आई एम रिपीटिंग, ड्रोवर मीन्स द पर्सन यानी कि पार्टी यानी कि बिजनेस, हु हैज टू रिसीव मनी, हु
prepares the bill and drawer is creditor. Drawer is creditor. भाई साहब, अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए ड्रोवर है, ये तू समझ ले। मैं तेरे को डेफिनेशन लिखवाता हूं, घबरा मत, डोंट बी इन हरी। और ये सब डेफिनेशन बुक में रेडी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं लिखवाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि एट प्रेजेंट जस्ट यू टोटली पे अटेंशन। थोड़ा एक आध शब्द लिखा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये तुझे डिक्टेट करने वाला हूं, और ईमानदारी से लिखना कि कोई देख नहीं रहा है ये विचार नहीं करना। ऊपर वाला सब देखता है बच्चा, तेरे को पढ़ना है ना, तो फिर तेरे को ही मेहनत करना होगा, ध्यान देना होगा। डोंट चीट योरसेल्फ, नेवर प्लीज, टू द पॉइंट। ड्रोवर यानी ड्रॉ करने वाला, बनाने वाला। मिस्टर ए इज द ड्रोवर ऑफ द बिल, ही प्रिपेयर्स द बिल। सावधान, मिस्टर बी को बोला जाता है ड्रोवी। मिस्टर बी को बोला जाता है ड्रोवी। क्या इसका मीनिंग है? सुन ले। ड्रोवी इज द पर्सन और पार्टी ऑन whom बिल इज ड्रॉन। जरा सुन लेना भाई, ड्रोवी इज द पर्सन और पार्टी। अकेला हो या कभी कभी बिजनेस बड़ा हो तो पार्टी, ठीक है ना। ऑन whom, मेन पॉइंट ये है, ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। बाबूजी, he is debtor, he has to pay money, he accept the bill। इसको, बिल को वो साइन करके लिखेगा एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्ट्स द बिल। समझ में आया? तो मेरे सामने दो पार्टी है, वन इज ड्रोवर, सेकंड ड्रोवी। देख ले तू, एक बाजू ए है, एक बाजू बी है। देख ले तू ये डॉक्यूमेंट जहां सेलर ने बनाया है, बायर के ऊपर दो पार्टी है, स्टैम्प, अमाउंट, दोनों का एसडी यानी सिग्नेचर, साइंड, और बीच में कुछ लिखते हैं। ये बिल कैसे बनाते हैं ना, ये भी मैं सिस्टमैटिक वे से सिखाने वाला हूं। यहाँ एक हल्का फुल्का कच्चा मैंने डॉक्यूमेंट तेरे लिए बनाया है, ताकि तेरे को थोड़ा मालूम पड़े हल्का फुल्का अच्छा ऐसा होता है। जरा सुनिएगा, मुझे कुछ बातें और इसमें बोलना है। तो यू हैव सीन देयर आर टू पार्टीज एट प्रेजेंट, ए एंड बी। अब जरा इसको मैं थोड़ा डेप्थ में लेके जाता हूं। भाई साहब जरा ध्यान देना, ये बिल ए ने बनाया है बी के ऊपर। ए इज द ड्रॉवर, बी इज ड्रोवी। अब सुन, कभी ऐसा भी होता है कि मिस्टर ए ये बिल के अंदर ऐसा लिखता है कि पे दिस मनी टू मिस्टर सी। यहां लिखा जाता है पे टू मिस्टर सी, और उसका एड्रेस, अता पता वगैरह लिख के दे देता है। मतलब देख, तेरे सामने टोटल मैंने 3 पार्टीज का नाम लिख दिया है। जानबूझ के कलर चेंज किया बच्चा, ताकि तू देख सके। ए पहला पार्टी ड्रोवर, बी दूसरा पार्टी ड्रोवी, और तीसरा पार्टी का मैंने नाम डाला सी। ए ने ये डॉक्यूमेंट में लिखा है पे टू मिस्टर सी, मतलब सी इज द थर्ड पार्टी नाउ। सी इज द थर्ड पार्टी नाउ, और ये पैसा सी को चुकाना होगा, क्योंकि ए ने बी को बोला है तू साइन कर, और ये पैसा सी को चुकाना। देख, उसका एड्रेस भी मैंने लिखा है। मतलब क्या हो गया भाई साहब, पहले मैंने बोला 2,
पार्टी ड्रोवर है, ड्रोवी है। अब मैं कुछ और बोलता हूं। तीसरा नाम मिस्टर सी, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में पेई। पेई, थर्ड टाइम, पेई। पेई is the person to whom amount of bill is to be paid। याद रखना, pay is the person to whom amount of bill is to be paid, मतलब उसको पैसा चुकाना है मिस्टर सी को। तो सी हो गया पेई। बाबूजी जरा देख लीजिए, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट में बराबर देख, मैं वापस वो तेरे सामने ले आया। देयर आर थ्री पार्टीज, ए बी एंड सी, ड्रोवर, ड्रोवी एंड पेई। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई साहब। इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर आर डैश नंबर ऑफ पार्टीज, देयर आर थ्री पार्टीज, ड्रोवर, ड्रोवी एंड पेई। मैं थोड़ी बात जरा वापस लेना चाहता हूं। ये सी का नाम लिखना ए के लिए कंपलसरी नहीं था। मैंने कहा स्टार्टिंग में सी का नाम लिखा था रे, मतलब तीन पार्टी मैक्सिमम हो सकते हैं, हाँ। तो तीन पार्टी होते हैं, हाँ। लेकिन कभी कभी अगर जो सी का नाम नहीं लिखा है, मतलब ए बोलता है पैसा मुझे ही देना, मतलब ये हो गया भाई कि मिस्टर ए ड्रोवर है और वो बोलता है पैसा मुझे ही देना, पे टू मी, पैसा मुझे ही देना, मतलब वो ही खुद हो गया पेई। मतलब मुझे ये बोलना था ड्रोवर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन। आंसर ट्रू। ट्रू और फॉल्स में ये पूछा जा सकता है। ड्रोवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। ट्रू, मैंने कैन भी बोला है, मस्ट बी सेम पर्सन नहीं बोला है। अगर जो मैं मस्ट बोला तो बाबूजी ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना कि अलग भी हो सकते हैं। तो जरा शब्दों को भी पकड़ने का कि ड्रोवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, ट्रू। और मैं बोलता मस्ट बी द सेम पर्सन, फॉल्स। दोनों सेम होने चाहिए ऐसा जबरदस्ती है क्या? तो फॉल्स सर। दोनों सेम हो भी सकते हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए ना, ए इज इक्वल टू ड्रोवर एंड ही हैज रिटन पे टू मी, मींस ही इज पेइंग। सो ड्रोवर एंड पेई could be the same person, sentence is true। Maximum there are three parties to bills of exchange, याद रख लेना। there are three parties to bills of exchange, याद रख लेना। ये मैंने बता दिया है। तो अपना ये टॉपिक यहां शुरू हुआ है, जरा देख ले। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मॉडर्न जमाने में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना सामान्य बात है, कॉमन थिंग। मैंने बोला ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, मैं लिखवाऊंगा बच्चा, तू घबरा मत। बुक में सब कुछ है, लेकिन मैं मेरे स्टाइल से ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरे खोपड़ी में डालना है ना। तो मैं थोड़ा तेरे सामने ब्रश अप भी करूंगा, पॉलिश करूंगा कि तेरे को समझे। सी माई ट्रांजेक्शन, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹10,000 ऑन क्रेडिट 3 months dated 1st January 2020। A sold goods मतलब A has to receive money, A is the seller, A is the creditor, B purchased the goods, B is the buyer and B will have to pay money, therefore B is a debtor। ओके सर, ठीक है, आगे बोलो। चलिए बाबूजी, मुझे तेरे से 10,000 लेना है, ये खाली बातों में नहीं चलता, लिखित चाहिए। एवरीथिंग इन राइटिंग। बाबूजी कोर्ट में, कचहरी में लिखित देखा जाता है,
प्रूफ। अपन उसको बोलेंगे अरे यार मैंने तो इस पर विश्वास रखा था। बाबूजी मैंने बोल दिया ना, कलयुग में मेहरबानी करके किसी पे विश्वास नहीं रखना। सॉरी, सिखाना पड़ता है तेरे को प्रैक्टिकल बात भी बच्चा। टू द पॉइंट। तो ए ने क्या बोला बी को कि मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता हूं। कोई भी कागज के ऊपर आप बना सकते हो। इवन योर सिंपल पेज यू टेक फ्रॉम योर नोटबुक, स्टैम्प बिम्प लगा दीजिए जो जरूरी होता है कोर्ट कचहरी का, मस्ट है, ताकि वो आपका कागज स्टैम्प पेपर बन गया क्योंकि स्टैम्प चिटका दिया। ए ने अपने बिजनेस का नाम लिखने का। हाँ, अगर जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो खुद का नाम भी लिख सकता है मिस्टर ए। क्या अपन ने किसी को ऐसे पर्सनली कोई ट्रांजैक्शन किया, बिजनेस का नहीं है, खाली उसको ऐसे ही पैसा दिया है मदद के लिए, जो 3 महीने के बाद वो अपने को रिटर्न कर देगा, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ। देन राइट योर नेम मिस्टर ए, नॉट द बिजनेस। और बी आपका फ्रेंड है बच्चा, तो उसका बिजनेस का नाम मत लिख, सिर्फ बी लिख। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ये जो ट्रांजैक्शन है गुड्स के, तो अपने बिजनेस के हैं, पर्सनल नहीं है। मगर ये बिल पर्सनल भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। हाँ, कि भाई तूने उसको पैसा दिया है 10,000 रुपया, 3 महीने के बाद वो रिटर्न कर देगा, फिर भी उसका सिग्नेचर ले ले। टू द पॉइंट। तो ए ड्रॉज द बिल, प्रिपेयर्स द बिल, लिखता है 3 महीना ये वो पहले खुद साइन करेगा। बी का भी बिजनेस का नाम, एड्रेस, पता लिख दिया, देख डॉक्यूमेंट, और बी को बोलेगा ऐसा साइन कर, एक्सेप्टेड, और साइन कर, डेट डाल। जरा मुझे बोलना है वापस, थोड़ी थोड़ी बातें ऐड करता हूं रे, एक साथ सब तेरे खोपड़ी में भी नहीं जाएगा। कभी कभी मान लो ए वो मुंबई में है और मिस्टर बी वो पुणे में है। लो भाई, तो ए ने बी को गुड्स बेचा और बाद में बिल ऐसा बनाया और पुणे कुरियर में भेजा। बाबूजी बिल 1 तारीख को बना है, गुड्स भी 1 तारीख को पैक कर दिया, लेकिन मिस्टर बी को पुणे में ये बिल 2 दिन के बाद मिला, 3 दिन के बाद मिला। तो मान लो वो जब इस पे साइन करता है तो जरूरी नहीं कि वो 1 जनवरी को ही साइन करे। वो जब बिल को देखता है और वो साइन करता है, प्लीज सी ऑन 3 जनवरी। मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट ऐड करता हूं, रिपीट भी कर रहा हूं, पॉइंट धीरे धीरे ऐड भी कर रहा हूं, फर्क पड़ता है ना जी। खोपड़ी में एक एक पॉइंट सेट कर। तो बिल इज ड्रॉन बाय ड्रोवर on 1st January. It is accepted by drovee on 3rd of January. Babuji, it is 3rd of January. Bill is accepted on 3rd of January. क्योंकि पुणे में उसको बिल 3 तारीख को मिला रे, तो उसने साइन किया 3 तारीख को, और वापस मिस्टर बी ये बिल मिस्टर ए को रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। मतलब मिस्टर ए अपने पास ये बिल रखेगा। बी ने सिर्फ साइन करना है, यानी एक्सेप्ट करना है। मैंने लिखा था ना, बी इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, बी इज डेटर, उसने ये बिल एक्सेप्ट करना है, साइन करना है। और मिस्टर ए के पास ये बिल आएगा, उसको पैसा लेना है, तो उसके लिए ये बिल रिसीवेबल है, और बी के लिए ये बिल पेएबल है। इन अदर वर्ड्स, फॉर ए दिस डॉक्यूमेंट इज एन एसेट, and for B this document which will be kept by Mr. A, ये अपने पास रखेगा, मिस्टर बी के लिए ये डॉक्यूमेंट एक लायबिलिटी है। फिर मैंने तेरे सामने 3 डेफिनेशन रखे, ड्रोवर, ड्रोवी एंड पेई। ड्रोवर, ड्रोवी एंड पेई। बाबूजी यहीं से मैं कुछ तुझे लिखवाना चाहता हूं, कुछ डेफिनेशन तेरे को डिक्टेट कर रहा हूं, जरा लिख ले। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। अपने नोटबुक में थोड़ा लिख। मैं कुछ डेफिनेशन तेरे को दे रहा हूं। फर्स्ट डेफिनेशन, ड्रोवर। जरा लिखना भाई साहब मेरे
साथ में। ड्रोवर इज द पर्सन और पार्टी। ड्रोवर इज द, लिखने में कंजूसी नहीं करना, ये तेरा लेक्चर चल रहा है, प्लीज हैव दैट एटमोस्फियर। मजा उसी का है कि सुना समझा, बाबूजी थोड़ा लिख भी ले। ड्रोवर इज द पर्सन और पार्टी हु ड्रोज द बिल। हु ड्रोज द बिल। ड्रोज द बिल यानी हु प्रिपेयर्स द बिल। ड्रोवर इज द पर्सन और द पार्टी हु ड्रोज द bill. He is creditor. He is creditor. He has to receive money. He has to receive money. He has to receive money. He is the maker of the bill. He is the maker of the bill. वो बिल बनाता है, मेकर ऑफ द बिल। तो ड्रोवर इज द पर्सन और द पार्टी हु ड्रोज द बिल। ड्रोज मीन्स prepares the bill. He is a creditor. He has to receive money. He is the maker of the bill. ये बिल बनाता है। एक लाइन छोड़, दूसरा डेफिनेशन चल। ड्रोवी, प्लीज स्टार्ट। ड्रोवी। ड्रोवी इज द पर्सन और पार्टी। भाई मेरे साथ लिखने का काम करा, हाँ खोपड़ी में जाना चाहिए। ड्रोवी इज द पर्सन और पार्टी on whom the bill is drawn। मैं तेरे साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि कितना समय लिखने में जाता है और तू शांति से लिखे। देख के मत लिख, सुन के लिख, फर्क पड़ता है। भले देखना पड़ा थोड़ा बहुत, वो शायद दूसरी बात है। ड्रोवी इज द पर्सन on whom the bill is drawn। ड्रोवी is the person on whom bill is drawn। He is the dater। He is the dater। He has to pay the amount। He has to pay the amount। He is the acceptor of the bill। सुना? He is the acceptor of the bill। बाबूजी, he has to sign the bill। He is the acceptor of the bill। एक और डेफिनेशन, एक लाइन छोड़, चालू कर। पेई, भाई साहब, पेई। पेई इज द पर्सन। पेई इज द पर्सन और पार्टी। पेई इज द पर्सन और पार्टी टू whom the amount of the bill is to be paid।
मैं रिपीट करता हूं, पे इज द पर्सन और पार्टी टू whom the amount of bill is to be paid. Amount of bill is to be paid. एक वाक्य लिख देता हूं, borrower and payee may be the same person. may be लिखा है भैया, borrower and payee may be the same person. ठीक है, ये तीन डेफिनेशन मैंने तुझे लिखवाए। लास्ट का पेई था और वहां लिख दिया ड्रोवर एंड पेई कुड बी द सेम पर्सन, ट्रू। भाई साहब वो वाक्य भी लिख लेना, देयर आर डैश नंबर ऑफ पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आंसर देख नीचे का शब्द, 3 पार्टीज लिख ले, फिल इन द ब्लैंक। देयर आर डैश नंबर ऑफ पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देयर आर 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर मैंने वो फिल इन द ब्लैंक भी तेरे को दिया, फिर ट्रू और फॉल्स भी यहां दिया। अभी देखना मैं घुमा रहा हूं, ड्रोवर एंड पेई कुड बी द सेम पर्सन, ट्रू। लिख दो, ड्रोवर एंड पेई, प्लीज टेक डाउन, ड्रोवर एंड पेई कुड बी द सेम पर्सन, ट्रू। ट्रू। अब देख एक बार और, इसको थोड़ा घुमा रहा हूं रे, लिख, ड्रोवर एंड पेई मस्ट बी द सेम पर्सन। ड्रोवर एंड पेई मस्ट बी बोल दिया ना, आंसर फॉल्स। सुना क्या, ले, मस्ट बी बोला तो फॉल्स। भाई साहब एक वाक्य और लिखना है, जरा देख तो, मैंने जो स्टोरी किया ना मुंबई और पुणे की, इसके लिए बोलना जरूरी है। बाबूजी जरा देखना, मिस्टर ए मुंबई में है, मिस्टर बी पुणे में है, तो मुंबई से बिल बना के पुणे में भेजा, 2-3 दिन के बाद उसको मिला और देखना उसने साइन किया ना, 3 तारीख को मैंने लिखा ना, इसको बोलता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर थोड़ा मेरा चर्चा सुन ले। स्टार मार्क करके मतलब चर्चा नहीं, वो पेई का डेफिनेशन अपना समाप्त हो गया, अभी नई बात। 1 जनवरी जो था ना, ये था डेट ऑफ बिल ड्रॉन, बराबर ना, डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिख रहा है ना तेरे को बिल में, 1 जनवरी। और फिर मैंने दूसरा डेट लिखा 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को क्या बोलते हैं भाई साहब, 3 जनवरी को बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जरा सुन ले, 3 जनवरी को बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बराबर सुनना, जब ए ने बिल बना के भेजा बी को, तभी सिर्फ स्टार्टिंग में तो सिर्फ ए का सिग्नेचर था, बी ने तो 2 दिन के बाद में सिग्नेचर किया है। ए ने बिल बनाया ना 1 तारीख को, पुणे भेजा ना, बोला ना 2-3 दिन के बाद मिलेगा ना, ठीक है ना। तो जब पहले उसने बिल बनाया तो खुद ने अकेले ने सिग्नेचर किया। याद रखना, ये जो डॉक्यूमेंट है ना बच्चा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीगल नहीं हुआ जब तक मिस्टर बी का सिग्नेचर नहीं होता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट तभी लीगल बनेगा, तभी 10,000 रुपया रिप्रेजेंट करेगा जब बी साइन करेगा। विदाउट सिग्नेचर ऑफ बी, बच्चा ये एक हल्का फुल्का कच्चा कागज है। एक शब्द सुन रहे, इट इज ओनली
ड्राफ्ट। ठीक है, जैसे कागज लेटर अपन बनाते हैं ना, ड्राफ्ट। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स मुझे यहां बोलना था, मैं लिखाऊंगा, खाली पहले बोलता हूं, पहले सुन तू। बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ बी is known as dash. Bill of exchange before acceptance of Brovi is known as dash draft. मैं लिखवाता हूं, घबरा मत। तो डॉक्यूमेंट लीगल तभी बनता है जब बी साइन करता है, एक्सेप्ट करता है, और फिर आपने देखा ये बिल एक्सेप्ट करके वापस आफ्टर एक्सेप्टिंग वो बिल उसको वापस रिटर्न कर देगा। मतलब ए के लिए ये बिल आया एज अ रिसीवेबल और बी के लिए ये बिल बन गया एज अ पेएबल। जरा स्टोरी देख, पहले बिल भेजा, चित्र बराबर दिखता है तेरे को स्क्रीन के ऊपर बच्चा, और फिर ये रिटर्न हो गया, तब ये सचमुच का बिल बन गया। देखना, इसलिए मैंने बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल बोला। पहले तो ये ड्राफ्ट था, ये लीगल डॉक्यूमेंट तब माना जाता है जब मिस्टर बी उसके ऊपर साइन करता है। ठीक है, जरा ये डेट लिख डाल तो पहले देख, तो मैंने स्टार मार्क किया 1/1/20 डेट ऑफ बिल ड्रॉन। जरा लिखना प्लीज, मुझे ये सब डेट का भी काम है। 1/1/20 डेट ऑफ बिल ड्रॉन। नेक्स्ट लाइन 3rd January 20। देखना स्क्रीन के ऊपर भी है बच्चा, घबरा नहीं, बड़े आराम से लिख, ध्यान पूरा इधर रखना भैया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये फिल इन द ब्लैंक आ रही है, स्वागत कीजिए। रेडी, स्टार मार्क करके एक वाक्य चालू कर। स्टार मार्क मतलब कुछ नया, आगे का पॉइंट से अलग समझने का। एक लाइन छोड़, स्टार मार्क कर, लिख तो। बिफोर एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिफोर एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, it is called dash, it is called dash, it is known as dash. Answer, draft. Before acceptance the bill of exchange is called dash draft। वो रिटर्न हो गया तभी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वास्तव में बनता है। और देख ले, ए के लिए रिसीवेबल हुआ और बी के लिए पेएबल हुआ। इज इट क्लियर? ए के लिए रिसीवेबल हुआ और बी के लिए पेएबल हुआ। इज इट क्लियर? भाई साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। ये जो बिल है, अब तू समझ गया व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल है, प्लीज रिमेंबर, इट इज एन ऑर्डर। इसमें कोई शब्द प्लीज प्लीज नहीं है भाई। प्लीज पे टू मी, सॉरी, इट इज एन ऑर्डर। बी पैसा देता तो ए के ऊपर कोई उपकार नहीं करता बच्चा। And therefore, one thing keep in mind, bills of exchange is an order, it is not the request. इने बी को राइटिंग में लिख के दिया है, you have to pay to me because you have received the goods, you have received the money। जो भी लिखना लिख, अंदर पैसा दिया तो पैसा लिख के फ्रेंडशिप में मदद किया रे, तो लिख you have received money। गुड्स बेचा तो लिख गुड्स रिसीव्ड, वैल्यू रिसीव्ड, ऐसा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन ऑर्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज इन राइटिंग। भैया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरली नहीं हो सकता है। ये कोई तेरा डब्बा इस पैसों छुपा छुपी का खेल नहीं है, तू पीस करेगा। टाइम प्लीज। इट इज इन राइटिंग,
मतलब कल को इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये राइटिंग में है, ये ऑर्डर है। बाबूजी, हिंदुस्तान में ऐसे डॉक्यूमेंट जो बनते हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चेक्स है, ड्राफ्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, हुंडीज, अलग अलग किस्म के बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें पैसा है, लिखा है, मनी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। बाबूजी, इसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं जिसमें पैसा है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है ना, ये सब लीगल है भैया, ये सब लीगल है। इसको एक शब्द बोल रहा हूं कानून की भाषा में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक बार और बोलता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट आया, आप किसी को दे दो, वो किसी को देगा, आगे आगे ऐसा ये डॉक्यूमेंट आगे आगे जाएगा। ए ने मान लो सी को दिया है, सी ने मान लो डी को दिया है, ऐसा ऐसा ये आगे जा सकता है। यू कैन एंडोज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है बच्चा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये लीगल है, ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है भाई साहब, लीगल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मुझे एक असली शब्द देना है। भारत में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बच्चा, कानून। भारत में ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का जो लेती देती होता है, चेक का, ड्राफ्ट का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, प्रोमिसरी नोट वगैरह, उसका एक कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 1881 से चला आ रहा है, ब्रिटिश जमाने के शासन से भैया। आज भी उसका नाम अपन ने वही रखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी का जो पेपर गया ना मार्च 2020 का, उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डैश ईयर 1881। जरा ध्यान रखना भाई साहब, ये भारत में कानून आज भी है। 1881 ब्रिटिश जमाने का चालू है, मतलब उसमें सब लिखा है कि बिल के बारे में, पैसे के बारे में, लेती देती के बारे में, बहुत सारा उसके कंडीशंस वगैरह लिखे जाते हैं। तो थोड़ा अपन वापस लिख लेते हैं, कुछ लिखने लायक हो तो जरा देख ले कि मैंने क्या क्या लिखा है, सब तूने लिखा है कि नहीं। तूने डेट लिखा, तूने ड्राफ्ट का ये लास्ट में लिखा, और आगे चलते हैं। लिख ले, स्टार मार्क करके चालू कर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज इन राइटिंग। Bills of exchange always in writing. It is negotiable instrument. It is negotiable instrument. और नेगोशिएबल का मीनिंग लिख लेता हूं, ये रहा देख, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मैंने आगे भी लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला क्या बच्चा? बोर्ड पे देख सकता है तो स्क्रीन पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मीनिंग लिख दो, ट्रांसफरेबल, मतलब इसको ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादा चित्र नहीं बनाया चलेगा, यू हैव अंडरस्टूड नाउ। और ये लेक्चर तेरे सामने मैं बड़ा प्रैक्टिकल वे से रख रहा हूं, ट्रांसफरेबल। और एक खास फिल इन द ब्लैंक्स जो ताजा ताजा हुआ रे मार्च के महीने में, 2020 का पेपर देख लेना। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर ईयर डैश 1881। जरा याद रखना, 1881 भारत का ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। भाई साहब, मैं थोड़ा आगे चलता हूं, थोड़ी बात आगे रखता हूं, जरा सुन लेना।
टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस मैं लिख रहा हूं, जरा तू देख ले। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जरा तू भी हेडिंग मार लेना, अच्छा रहेगा। लिख ले टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है ना भैया, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। जरा मैं भी वो डॉक्यूमेंट तेरे सामने लेके आ, देख। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डोसा अपन खाते हैं ना भाई, वो अलग अलग टाइप्स के डोसे होते हैं ना, वो सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा, अभी तो साला क्या क्या डोसा बनाते हैं, पिज्जा डोसा में क्या क्या रे डालते रहे, क्या मालूम। तो वो डोसा का टाइप अपने को मालूम है। तो मेरा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख सामने तेरे स्क्रीन पे खड़ा रखा है रे, ये जो है ना, ये टाइप है। और ऐसे थोड़े और टाइप में तेरे सामने पेश करूंगा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा वगैरह वगैरह। तो अपना टॉपिक क्या था, मैं आ गया वापस देख, मैं आ गया वापस देख। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस बाबूजी, bills of exchange we can classify into two types, जरा देखते जाना अभी। वन, जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस अभी लिखना नहीं है, जरा सुन। बिल ऑफ एक्सचेंज हम दो प्रकार के बनाते हैं। वन इज द जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, भाई साहब, ए ने जो बिल बनाया है बी के ऊपर, भाई साहब बी उसको साइन कर देगा, एक्सेप्ट करेगा एज इट इज। ये बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेड एज इट इज प्रिपेयर्ड बाय ए। बी कुछ भी उसमें चेंज नहीं करता है, नो चेंज इन द बिल। Bill is accepted by drawee Mr. B as it is prepared by Mr. A drawer. He don't want to make any change. बाबूजी, अपन मेहमान बन के किसी के घर पे जाते हैं ना, तो देखना वो जो अपने सामने रख देगा अपन ले लेंगे। खाना पीना जो नाश्ता वगैरह रखा है, अपन उसमें कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं था, जरा ऐसा लाओ रहे, जरा ऐसा इसमें ये करो ना। नहीं, जो चाय दे दिया अपन पी लेते हैं घर में, जैसे पी लेते, लेकिन वो बेचारे जैसे बना के दे देते हैं, ज्यादा उसमें अपन कुछ बोलने का नहीं होता। घर में तो अपने मम्मी को बोलते जरा ये करना, जरा मसाला ज्यादा डाल, दूध ज्यादा डाल। नाश्ता में भी अपन बोलते जरा तीखा बना। आजकल के बच्चे लोग को स्पाइसी बहुत पसंद है। थोड़े दिन पहले मैंने वो सीएफ के बच्चे लोग को ऐसे ही पूछ लिया था कि भाई तेरे को क्या पसंद है, क्या कभी कभी मैं बातें कर, ज्यादातर बच्चे लोग 100 में से 90 स्पाइसी वाले। वो तेरी क्या मालूम, कोई तो बोलता है वो पूरा कच्चा का कच्चा मिर्ची भी खाते फटाफट खपा है पब्लिक। तो अपन मेहमान बन के किधर गए होंगे तो कुछ इधर थोड़ी बोलते हैं, वो तो जो देते हैं ले लेते हैं। मतलब बी ने भी बी ने भी बिल को एक्सेप्ट किया एज इट इज प्रिपेयर्ड बाय ए ने जैसे ही बिल दिया, इसने साइन करके दे दिया। कभी कभी तो सामने सामने ही हो जाता है, पहली तारीख को ये लो भाई, अच्छा अच्छा हो गया, चल जाए। B don't make any change. Such a type of acceptance is known as general acceptance. Acceptance of two types. One is the general acceptance, मतलब B ने एक्सेप्ट किया, साइन किया, जो बिल ए ने बनाया है, जैसे ए ने बनाया है, B is accepting, no change please. अब दूसरा सुन, सेकंड टाइप ऑफ बिल बाबूजी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का दूसरा नाम है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। भाई साहब जरा भी सुनना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, qualified acceptance, acceptance of two types, general acceptance
सेकंड, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब ए ने बी को बिल भेजा है, बी इसको एक्सेप्ट करता है, भाई साहब खाली एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपनी कुछ ना कुछ कंडीशन लगाता है। देखो ना, कुछ कुछ कंडीशन लगाता है और फिर वो साइन करता है। पहले मैंने ये बताया, बिल इज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बी एज इट इज, मतलब नो चेंज। और अभी वो अपना कुछ कंडीशन यहां लगा रहा है, कुछ भी। क्या कंडीशन, जरा मैं बोलता हूं, घबरा मत। कंडीशन हो सकता है भाई साहब, और कभी कभी नो कंडीशन। चलिए ना, मैं तुम्हारे सामने बातें रखता हूं, कंडीशन क्या क्या हो सकती है। मान लो वो पूना में है, मुंबई से गुड्स गया पुणे, 3 तारीख को गुड्स भी आया और ये बिल भी साइन करना था, लेकिन बी ने गुड्स खोल के देखा पैकेट में से, अरे रे, अपन ने तो 10,000 का ऑर्डर दिया था, इसके अंदर गुड्स तो खाली 9,000 का निकला रे। ताबड़तोब मोबाइल लगाया रे, ए मिस्टर ए क्या कर रहा है, 10,000 का ऑर्डर था, गलती से देख इसमें तो इतना ही है। ये अपने आदमी को पूछता है, अरे बराबर नहीं था क्या? और उसको भी लगता है कि नहीं, इट वॉज अवर मिस्टेक, ही एक्सेप्ट एग्रीड। ए ने बोला, अरे सॉरी यार, माफ कर। तो बी बोलता है, बिल तो तूने 10,000 का भेजा ना, और गुड्स तो 9,000 का है। तो वो क्या करेगा भैया, वहां वो अमाउंट को चेंज कर देगा। 9,000 कर डाला, देख ले, मतलब इट इज क्वालिफाइड टू अमाउंट। बिल बना 10 का, बी एक्सेप्ट करता है 9,000 के लिए, तो इधर लिखेगा एक्सेप्टेड 9,000, पहले लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर ₹9,000 ओनली, मतलब हम 10,000 नहीं देंगे, और फिर साइन करेगा एक्सेप्टेड फॉर 9,000। कभी कभी ऐसा भी बोलता है, अरे यार तूने तो बोला था ना 4 महीने के बाद पैसा देना चलेगा, तूने 3 महीने का बिल बना दिया। तो ये बोलता है फोन पे ही बात कर दे, अच्छा ठीक है, तू 4 महीना लिख के साइन कर, मतलब एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स। पहले बोला एक्सेप्टेड फॉर 9,000, कंडीशन यानी कि चेंज कोई भी किस्म का हो सकता है। कंडीशन रिलेटिंग टू अमाउंट, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड टू अमाउंट। फिर टाइम, क्वालिफाइड टू टाइम, बिल बना था 3 महीने का, मिस्टर बी साइन करता है कि एक्सेप्टेड एंड पेड आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीना 5 महीना जो भी तेरे को मांगता है, 120 दिन 150 दिन ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब मैं तेरे सामने क्या स्टोरी चालू किया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। बी कुछ ना कुछ बाबूजी चेंज करता है और साइन करता है, इसको बोला जाता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। मिस्टर बी इज नॉट accepting as the bill is prepared by A. No, Mr. B is making some change in the document and then accepts the bill. Such acceptance is known as qualified acceptance. He makes some changes. He makes some change. बाबूजी, तो पहला चेंज तो कि क्वालिफाइड टू अमाउंट बताया मैंने बाबूजी, कि वो अमाउंट 9,000 का, फिर बताया कि 4 महीने के लिए मैं पे करूंगा, अभी पे नहीं करूंगा। तो जैसे भी कभी कभी ऐसा बोलता है, ये पैसा है ना तुम लोग लेने को आएंगे, और तुम लोग ये पैसा है ना, मेरा जो ब्रांच है ना नागपुर में, भाई नागपुर से पैसा लेना, पुणे नहीं आना, अमाउंट विल बी पेड एट नागपुर ऑफिस। मतलब क्वालिफाइड टू अमाउंट, क्वालिफाइड टू टाइम 4 मंथ्स, क्वालिफाइड टू प्लेस। पैसा नागपुर जाके लेके आना, पुणे नहीं आना, और मैं तो मुंबई आने वाला ही नहीं हूं।
लिख लिया, देख, अमाउंट विल बी पेड एट नागपुर ऑफिस सो एंड सो एड्रेस, चलो पूरा पैसा 10,000 3 महीने के बाद, मगर नागपुर। आप अपनी कंडीशन रख सकते हैं। एक और कंडीशन सुन ले बच्चा, बहुत मजा आ जाएगा। बाबूजी, अमाउंट विल बी पेड ओनली इफ गुड सोल्ड। हाँ अल्लाह, देखा क्या क्या लिखा? 3 महीने के बाद ठीक है, 10,000 ठीक है। सावधान, अमाउंट विल बी पेड ओनली इफ गुड सोल्ड, मतलब मान लो ए ने जो गुड्स बी को बेचा ना, और बी ने सेल नहीं कर सका जो बी ने परचेस किया है, तो बी ने सीधा बोल दिया अगर जो हमारे यहाँ पुणे में ये गुड्स नहीं बिकेगा ना, तो तुम्हारा गुड्स ही वापस करेगा, हाँ पैसा नहीं देगा। तो अंदर लिख लेने का और फिर साइन करने का। बाबू जी, बी को हक है ना, he has got the right of putting some conditions. B has got right to put some conditions. I will pay the money only and only if goods sold, and if goods not sold, then please पैसा नहीं दूंगा, तेरा गुड्स वापस उठाना। इन शॉर्ट, वापस आ जा रहे, तेरे को थोड़ा लिखवाना है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। पहले मैं रिपीट करता हूं, फिर लिखवाता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी मिस्टर बी साइन करेगा। एक जनरल एक्सेप्टेंस, 2 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल मतलब whatever the bill is prepared by Drover, Mr. B, Drovey is accepting it, signing it without making any change, is called general acceptance. Qualified acceptance यानी conditional acceptance, यानी Mr. B is not accepting the bill as it is drawn by Mr. A, Drover. Mr. B wants some change, मतलब bill is accepted with some condition, with some changes. Such acceptance is known as qualified acceptance. It may be qualified to amount, it may be qualified to time, qualified to place, and even sometimes the condition that money will be paid only if the goods sold. ठीक है बच्चा, तो जरा 5 मिनट मैं डिक्टेट करता हूं, तू लिखने का शुरू कर। तूने हेडिंग तो मारा ही है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, लिख आगे। Acceptance of 2 types. Take down please. It is on the screen. Acceptance of 2 types. 1, general acceptance. Second, qualified acceptance. एक लाइन छोड़, फिर हेडिंग मार, जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस लिख। रेडी? When the bill is accepted, when the bill is accepted by Drovey, bill is accepted by Drovey without making any change, without making any change, without making any change, without making any change or any condition, without making any change or any condition, the acceptance is called general acceptance. The acceptance is called general acceptance. The bill is accepted. The bill is accepted as it is drawn, as it is drawn by
ड्रोवर लिखा था ना अपन ने, एज इट इज ड्रॉन, मतलब कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज लिखा है। देखिए फर्दर एक लाइन छोड़, हेडिंग मार, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, टेक डाउन। रेडी? When the bill is accepted by Drovey, when the bill is accepted by Drovey, with some changes or conditions, with some changes or conditions, such acceptance is called, such acceptance is called qualified acceptance, qualified acceptance. Last 1-2 मिनट, it is qualified to amount, है ना, अमाउंट अपन चेंज चाहते हैं, एक्सेप्टेड के साथ ही लिखने का, एक्सेप्टेड फॉर 9,000 ऐसा, क्वालिफाइड टू अमाउंट कॉमा, क्वालिफाइड टू टाइम, है ना, एक्सेप्टेड के साथ लिखने का, एक्सेप्टेड फॉर 4 months 5 months 6 months ऐसा, क्वालिफाइड टू टाइम कॉमा, क्वालिफाइड टू प्लेस, क्वालिफाइड टू पार्टीज, कि मैं ही पैसा दूंगा वो नहीं देगा, इससे ही लेना उससे नहीं लेना, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, बताया ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस के गुड्स बेचूंगा तो ही तेरा पैसा दूंगा, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस। भाई साहब यहां मैं रुकता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है तेरे सामने 1 मिनट अपन रिकैप कर लेते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जरा भाई हिलना मत, शांति से बैठ। हाँ, आज के लेक्चर में से क्या मिला जरा, हाँ, कंटालने का नहीं बच्चा, वेकेशन जैसा है, जबरदस्ती अपने को घर में रहना है, आनंद से रहना है, और थोड़ा मेहरबानी करके अच्छे विचार के साथ जीने का, अच्छी बातें सोचने का, है ना, फर्क पड़ता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आज के जमाने में उधार सब चलना पड़ता है, तो ए ने बी को बेचा उधार में 3 महीना, देखना स्क्रीन पे आ रहा है रे, रिकेप हो रहा है। फिर ए ने बी को बोला मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता हूं, तू साइन कर, तो खुद का बिजनेस का नाम लिखेगा ऐसे राइट हैंड टॉप पे, और लेफ्ट हैंड बॉटम पे वो बी का यानी कि बायर का बिजनेस का नाम और एड्रेस लिखेगा, स्टैम्प बिम्प लगाएगा, पहले खुद साइन करेगा और फिर बी को बोलेगा एक्सेप्ट कर। बाबूजी ये बिल ए के लिए रिसीवेबल है, बी के लिए पेएबल है। कभी कभी ये बिल के अंदर वो सी का नाम भी लिख डालता है और बी को बोलता है देखा पैसा मुझे नहीं देना, डायरेक्ट सी को देना, क्योंकि मुझे सी को पैसा देना कुछ बाकी है, सी इज माय क्रेडिटर, ऐसा ए बोलता है। मतलब देयर कैन बी 3 पार्टीज, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रोवर, ड्रोवी एंड पे। ठीक है, आगे बाबूजी, ड्रोवर किसको बोलते हैं, ड्रोवी किसको बोलते हैं, पे द पर्सन हु हैज टू रिसीव, अपन ने सब लिखा। जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है वो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट बोला जाता है, और एक्सेप्ट हो गया फिर इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। और फिर मैंने तेरे को बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होता है, ऑर्डर है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और भारत में एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। और लास्ट में मैंने तेरे को क्या पढ़ाया रे, एक्सेप्टेंस ऑफ 2 टाइप्स, वन इज जनरल, second is qualified. General matlab bill is accepted as it is prepared, no change, that is called general acceptance.
Second is qualified acceptance, यानी conditional. Bill is accepted with some changes. It is not accepted as it is. B कुछ चाहता है change और फिर साइन करता है. क्या चेंज चाहता है? अमाउंट में, समय में, प्लेस में कुछ कंडीशन रखना चाहता है, and then he is accepting. Such acceptance is known as qualified acceptance. तो ठीक है बच्चा, यहां मैं रुकता हूं. अपनी मुलाकात होती रहेगी इसी प्रकार. थोड़ा आज से सही मायने में मैंने टीचिंग ऑनलाइन शुरू किया. यू नीड नॉट वरी. ये तू वापस भी देख सकता है. थोड़ा जानबूझ के लिखवाया भी. मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो तू समझ सकता है. और हाँ, शायद कुछ नहीं समझा ना, घबराना मत. मैं हूं ना. अपन रूबरू भी मिलेंगे और आराम से तेरे हर डाउट को मैं सॉल्व कर दूंगा. तू भी नोट के पीछे जो थोड़ा थोड़ा नहीं समझा ना, वो कलेक्ट करके रख तेरे डाउट. हाँ, तेरे हर एक डाउट को सॉल्व करना मेरा काम है. इट इज माई ड्यूटी. प्लीज, यू नीड नॉट वरी. दैट्स ऑल. टेक केयर. थैंक यू.